हेलो, नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक ये रहेगा कि जैसे अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाली है बीएससी, जैसे सेमेस्टर वाइज जो जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी, तो उन एग्ज़ाम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पेपर तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम। जैसे हर एक सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस एंड दी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखेंगे कि किस क्वेश्चंस के अंदर हम कितना कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ये आइडिया नहीं है कि शॉर्ट नोट्स के अंदर कितना कंटेंट डाला जाए एंड दी लॉन्ग आंसर के अंदर हम कितना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिस्टम वाइज उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आंसर को देखेंगे। तो आज का अपना सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखा है, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी रहेगा। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम एमसीक्यू से सोल्व कर रहे हैं। अब एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन अपना है सेलेक्ट द राइट आंसर, जिसमें जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज हैं उसके अंदर हमें राइट आंसर है उनको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन अपना देखेंगे, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट, यानी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के अंदर वापस ब्लड लेके आ रही है। तो इससे पहले कि कौन सी ब्लड वेसल्स है ये है, तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट के अंदर, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हार्ट के अंदर हम देखेंगे अराउंड यहाँ पर अलग अलग देखेंगे 3 टाइप की ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स यहाँ पर 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन आती है आर्टरीज, सेकेंड वन आती है वेन एंड थर्ड वन आती है कैपलरीज। जो आर्टरी होती है ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स दी ऑर्गन, वहीं पे जो वेन होती है वो हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आती है टुवर्ड ऑर्गन से ब्लड को लेके आएगी और हार्ट के अंदर लेके आ रही है। वहीं पे जो कैपलरी होती है ये आर्टरी और वेन है, इन दोनों को कम्युनिकेट भी कर रही है और इसके साथ साथ में ही ये जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है सेल्स में डिफ्यूज हो रहे हैं वो किसके थ्रू होंगे, कैपलरीज के थ्रू। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट, यानी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आ रही है। तो अभी हमने देखा कि ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड कौन लेके आ रहा है, वेन। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेन। देन सेकेंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, मतलब हार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं। जैसे स्पेसिफिकली हम यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हार्ट का। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रेम करेंगे चेम्बर्स। चेम्बर्स हार्ट के अंदर कितने चेम्बर्स होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं 4 चेम्बर्स, जिसमें अपर चेम्बर है उसको अपन बोलते हैं एट्रियम एंड जो लोअर चेम्बर है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर वेंट्रिकल्स। लोअर चेम्बर है ये वाला वेंट्रिकल। तो हार्ट के अंदर 2 एट्रियम होते हैं एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं। अब जो राइट साइड का एट्रियम है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑर्गन से, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन दी राइट एट्रियम। और जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से। देन थर्ड वन आता है अपने यहाँ पे राइट वेंट्रिकल एंड नेक्स्ट वन आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल है इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन में, दैट मीन्स लंग्स के अंदर यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है या फिर पंप किया जाता है। और वहीं पे जो लेफ्ट साइड का है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आउटा के अंदर पंप कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या था, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कौन सा, जो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो हम इसमें देखते हैं राइट साइड का एट्रियम। देन राइट आंसर होगा राइट एट्रियम।
सेकंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच आर द फंक्शन ऑफ द आरबीसीज, यानी आरबीसीज का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। तो आरबीसी क्या, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर एचबी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और एचबी मॉलिक्यूल का काम होता है ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली कैरी करना, यानी अपनी जो सेल्स है वहां तक पहुंचाना। तो इसके अंदर हम फर्स्ट जैसे ऑप्शन है उसके अंदर है फाइट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को फाइट करने का काम होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का। सेकेंड वन आता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जैसे अभी हमने देखा था कि आरबीसी के अंदर एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं और एचबी मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे और उसके थ्रू उस ऑक्सीजन को अपनी सेल्स तक स्प्रेड करेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सेकेंड है अपना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, विच इज द राइट आंसर। एंड थर्ड ऑप्शन है फॉर्म द क्लोट फॉर्मेशन। अब क्लोट फॉर्मेशन का काम होता है प्लेटलेट्स का। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन में है प्रोड्यूस हार्मोन, जो इसके अंदर ये तीनों नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हार्ट बीट कंट्रोल्ड बाई, यानी अपनी जो हार्ट है उसके अंदर जो हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रिक्शन कर रहा है, वहाँ पे हार्ट बीट फॉर्म हो रही है, तो वो किसके थ्रू कंट्रोल होगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है हाइपोथैलेमस, सेकेंड वन आता है ब्रेन स्टेम, थर्ड वन आता है एवी नोड एंड फोर्थ वन आता है एसी नोड। तो अपने हार्ट के अंदर सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे नोड से। तो सबसे पहले हमने देखा ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किस में जाएंगे, एवी नोड्स में जाएंगे और एवी नोड्स के थ्रू एवी बंडल में होते हुए वो कंप्लीटली वेंट्रिकल्स के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अपना हार्ट है वो कॉन्ट्रिक्शन कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन है हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कर रहा है। अब जैसे पहले वाला आता है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस है वो हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर रहा है। सेकेंड वन आता है ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम होता है सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, सीवीसी। कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वो प्रेजेंट होता है इन दी मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा है। तो इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन ब्रेन स्टेम है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद में आता है एवी नोड एंड दी एसी नोड। दी ब्रेन स्टेम है, इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर आती हैं, जिसके अंदर पार्ट होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा। लेकिन इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया है इन तीनों में से कि कौन सा यहाँ पे मेंशन है। अगर यहाँ पर मेडुला ओब्लोगेटा होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर मेडुला ओब्लोगेटा मेंशन करते, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि मिड ब्रेन स्टेम के अंदर तीन होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा। देन एवी नोड्स है, उसके पास में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहले कहाँ से आती हैं, ऐसे नोड से आती हैं और ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो रेगुलेट है, रिदम है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ऐसे नोड। देन राइट आंसर होगा ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आयन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, मतलब कौन सा आयन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, जिसमें फर्स्ट वन है सोडियम। सोडियम का काम क्या होता है, सोडियम स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रेशियो होता है सोडियम का। वहीं भी पोटेशियम का रेशियो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो ICF है उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा रहेगा। वहीं पे जो कैल्शियम है, अब जो कैल्शियम का काम क्या होता है, वो क्या करेगा, जहाँ पर भी इंजर्ड साइट है, कहीं पर भी अपनी बॉडी के अंदर इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीड आउट हो रहा है, क्योंकि इंजरी की वजह से वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो लीक आउट हो जाती हैं। तो वो जो ब्लीड हो रहा है उस ब्लीड को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्लीडिंग हो रही है उसको अपनी बॉडी से जो ब्लड है उसको बाहर की साइड में निकल रहा है, उसको रोकने के लिए अपनी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है, प्लेटलेट्स है, वो वहाँ पे फंक्शन करती हैं, जो क्या करेंगी, क्लोट फॉर्म कर लेती है। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा आयन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प कर रहा है। तो जो कैल्शियम होता है वो प्लेटलेट्स की जो सरफेस होती है उसके सराउंडिंग के अंदर बाइंड कर लेगा और वो जाके आगे जाके कोज कर रहा है यहाँ पर क्लोट फॉर्मेशन में। देन राइट आंसर होगा कैल्शियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द लब डब साउंड ऑफ द हार्ट, जो लब एंड डब साउंड्स है वो किस वजह से हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर जो साउंड होते हैं लब साउंड एंड द डब साउंड, जो लब डब साउंड है वो किसकी वजह से हो रही है। जैसे फर्स्ट वन आता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड वन आता है नर्व सिग्नल्स, थर्ड वन आता है ब्लड फ्लो एंड फोर्थ वन आता है वॉल क्लोजिंग। तो जैसे हम एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम
ऐसे ही फ्रेम करके देखते हैं। अब यहाँ से जैसे हमने हार्ट के 4 चेम्बर मेंशन कर दिया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जो वॉल होते हैं, जैसे एट्रियो वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल। एंड वहीं पर यहाँ पे ग्रेट ब्लड वेसल्स होती हैं दोनों साइड में। राइट साइड में ग्रेट ब्लड वेसल होती है, उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स दी लंग्स। वहाँ पे डिफ्यूजन्स होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा और वहाँ से वापस वो प्योर होके राइट साइड के एट्रियम के अंदर आ जाता है। अब जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है, इसके अंदर ग्रेट ब्लड वेसल है, उसको अपन बोलते हैं आउटा। आउटा है यहाँ पर, ये जो आउटा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड्स दी ऑर्गन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो लब एंड डब साउंड आ रही है वो किसकी वजह से हो रही है। तो यहाँ पर हार्ट के अंदर 2 टाइप के वॉल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, जो एट्रियल और वेंट्रिकल है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंड वन आता है सेमिलुनार वॉल्स, दैट मीन्स जो ल्यूमन है, ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है, इन ल्यूमन के बीच में यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, क्यों जो ही ब्लड यहाँ पे गया है, अगर ये वॉल बंद नहीं होगा तो ब्लड है वो वापस बैकफ्लो होने के चांसेस रहते हैं। ये है सेमिलुनार वॉल। तो जो लब एंड डब का साउंड आता है वो साउंड आता है यहाँ पर एवी वॉल क्लोजिंग की वजह से। जो एवी वॉल क्लोजिंग है उसकी वजह से जो साउंड आता है वॉल क्लोजिंग, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है कि लब एंड डब साउंड 2 टाइप के होता है। फर्स्ट साउंड आता है लब साउंड जो एवी वॉल क्लोजिंग की वजह से होता है, एंड सेकेंड वन आता है डब साउंड जो आता है सेमिलुनार वॉल है क्लोजिंग की वजह से आ रहा है। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा वॉल क्लोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल। अब जो हार्ट के अंदर, हार्ट की जो मसल्स हैं, मस्कुलर लेयर है, उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मस्कुलर लेयर है यानी थिक लेयर है। अब ये देखेंगे वो हार्ट का वो चेंबर जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है। अब हार्ट का वो चेंबर जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, जैसे सेम हम वापस से यहाँ पे डायग्राम सिंपल सा चेंबर मेंशन कर लेंगे। अब जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये यहाँ पे टुवर्ड्स द ऑर्गन पंप कर रहा है। तो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द ऑर्गन पंप कर रहा है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कहाँ पे लग रहा है, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स के अंदर। तो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ से जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। मस्कुलर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम लेयर वो सबसे ज़्यादा थिक प्रेजेंट होती है। देन ऑप्शन में है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड आंसर होगा दी लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा था, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड दी कैपिलरीज। और कैपिलरी का काम क्या होता है, आर्टरी और वेन है उनको कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों को ही कम्युनिकेट कर रहा है, और अपनी बॉडी के अंदर जितने भी केस न्यूट्रेटिव कंपोनेंट है, ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रेटिव कंपोनेंट हो, वो जितने भी न्यूट्रेटिव कंपोनेंट या फिर वेस्ट कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे डिफ्यूज किसके थ्रू होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू। देन आंसर, राइट आंसर रहेगा कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेप्टर रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कौन से रिसेप्टर हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट मीन्स परसीव कर रहे हैं, किसी भी तरह की स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हैं। अब किस तरह से रिलेटेड की स्टिमुलाई है यहाँ पर, रिलेटेड टू दी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो रिसेप्टर्स है वो 3 टाइप के रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट वन आता है कीमो रिसेप्टर, सेकेंड वन आता है बैरो रिसेप्टर, एंड थर्ड वन आता है ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो रिसेप्टर, तो कीमो रिसेप्टर है ये अपने ब्लड के अंदर जो गैसेस का लेवल है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ में HCO3 एंड जो ब्लड का pH है,
इसको परसीव करेगा। इनके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, चाहे ऑक्सीजन का लेवल कम हो या फिर ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज़्यादा, किसी भी तरह का जो भी स्टिमुलाई है उसको परसीव करेगा कीमो रिसेप्टर्स। सेकेंड वन आता है बैरो रिसेप्टर, और बैरो रिसेप्टर का काम होता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई आई है, यानी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन, एंड ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है जिसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन। तो इस तरह के रिसेप्टर है जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड स्टिमुलाई है उसको परसीव कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। आर्टरी वो है जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। अब हार्ट के अंदर हमने देखा था, स्टार्टिंग के अंदर हमने डायग्राम फ्रेम किया था, उसमें देखा था कि जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वहाँ से एक आर्टरी रिलीज हो रही है, और लेफ्ट साइड के हार्ट में यहाँ से जो आर्टरी रिलीज हो रही है लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में, उस आर्टरी को अपन बोलते हैं अओर्टा। और इस अओर्टा के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आता है असेंडिंग अओर्टा, सेकेंड वन आता है आर्च ऑफ अओर्टा, एंड थर्ड वन आता है डिसेंडिंग अओर्टा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो अओर्टा है वो अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। तो यहाँ पर आंसर आएगा अओर्टा। तो ये अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पर एमसीक्यूज वाला। देन सेकंड हम देखेंगे शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कोरोनरी सर्कुलेशन, सेकंड वन आता है सर्किल ऑफ फिलाई, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, एंड नेक्स्ट वन आता है हार्ट अटैक यानी डिजीज कंडीशंस। तो जो कोरोनरी सर्कुलेशन कौन सा है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी जो यहाँ पर हार्ट को सप्लाई करिए, हार्ट को सप्लाई करिए, हार्ट कार्डिक मसल्स को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो किस आर्टरी के थ्रू हो रही है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। नेक्स्ट वन आता है सर्किल ऑफ फिलाई। सर्किल ऑफ फिलाई ये अपनी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। जो ब्रेन है उनको जो ब्लड सप्लाई कर रही है वहां पर एक कंप्लीटली सर्किल फॉर्म हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं सर्किल ऑफ द विलाई। नेक्स्ट वन हम देखेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, यानी अपनी बॉडी के अंदर अपना जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली रहता है 120/80, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो रहेगा 120, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहता है 80 mm ऑफ दी Hg। तो अब कभी कभी क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर है जैसे 110/70 होगा, कभी ये 130/90 हो रखा है। एंड ये अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी जो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वह फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो ये जो फ्लैक्चुएट हो रहा है और ये रेगुलेट किस वे के अंदर होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की क्राइसिस नहीं हो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के अलावा, तो उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। एंड लास्ट में आता है हार्ट अटैक, यानी जो कार्डियक मसल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और कार्डियक मसल का काम होता है कंटिन्यूसली हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है यानी हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी की कंप्लीट सेल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें फर्स्ट वन है डिफाइन कार्डियक साइकिल and write in the detail about the cardiac cycle and write the इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हमें देखना है। इसमें सबसे पहले कार्डियक साइकिल क्या होता है उसको डिफाइन करना है, उसके बाद में कार्डियक साइकिल है उसको मेंशन करना है कि कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन सी फेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस किस वे के अंदर वो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट से हो रहा है, और लास्ट के अंदर हमें देखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये क्या होता है, इसको कैसे हम रीडिंग देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विद द डायग्राम एंड डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन्स। हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में हार्ट की स्ट्रक्चर को पूछा है डायग्राम के साथ में, और लास्ट में पूछा है आर्टरी और वेन को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यूसली देखेंगे। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वन आता है कोरोनरी सर्कुलेशन, तो हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन।
अब कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट को, वही ऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो रहा है हार्ट को, लेकिन वहां से वापस वीनस रिटर्न भी हार्ट के अंदर ही हो रहा है। उस कंप्लीट सर्किल को अपन बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। जो कोरोनरी सर्कुलेशन है एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन अपना स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये किसका पार्ट है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, जो अपनी बॉडी की सेल्स तक या फिर अपन बोल सकते हैं अपनी हार्ट की सेल्स तक रिक्वायरमेंट, जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है कोरोनरी आर्टरी। इन द ह्यूमन हार्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द आउटर जस्ट बियॉन्ड द सेमिलुनर वॉल। अब अपनी हार्ट है उसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, अब जैसे यहाँ से फर्स्ट आर्टरी क्या रिलीज हो रही है? आउटर रिलीज हो रही है फर्स्ट आर्टरी, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अपने एट्रियोवेंट्रिकुलर फोल्स। तो ये जो फर्स्ट आर्टरी है आउटा, यहाँ पर आउटा के अंदर यहाँ से जस्ट ये यहाँ पे वॉल होता है, सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेमिलुनर वॉल्स के जस्ट बाद में यहाँ से दो आर्टरी निकल रही हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी है। अब यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी है ये न्यूट्रेटिव कंपोनेंट को किसको सप्लाई है कर रही है? हार्ट मसल्स को। हार्ट मसल्स को न्यूट्रेटिव कंपोनेंट है वो सप्लाई कर रही है। इसके साथ साथ में इसकी आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे लेटरल एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट को कौन कौन सी इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं वो सप्लाई कर रही हैं, ये कोरोनरी आर्टरी। देन उसके बाद में क्या होता है? राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पर एक साइनस लाइक स्ट्रक्चर होती है, साइनस यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो कोरोनरी साइनस है इसके अंदर यहाँ पर छोटी छोटी वेन्स हैं आगे ओपन हो रही हैं कोरोनरी साइनस के अंदर, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कोरोनरी वेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कार्डियक वेन। जो अपने हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लेके आएंगे, और वहाँ पर जो राइट साइड का एट्रियम है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोरोनरी साइनस। उन कोरोनरी साइनस के अंदर ओपन हो जाएंगे और वो सारा ब्लड किसके अंदर ड्रेन करेंगे? इन दी राइट साइड के एट्रियम में। तो ये कंप्लीटली सर्किल होगा, एक कंप्लीट सर्किल होगा जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट मसल्स को जा रहा है। कहाँ से? ये जो आउटा है आउटा है उसके अंदर हमने देखा था कि आउटा के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन पार्ट आता है असेंडिंग आउटा। तो असेंडिंग आउटा से फर्स्ट ब्रांच रिलीज होती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, विच इज सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स, जो हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही है। उसके बाद में वो कंटिन्यूसली न्यूट्रेटिव कंपोनेंट सप्लाई होने के बाद में जो मायोकार्डियम लेयर है उसके जो वेस्ट कंटेंट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो वापस लेके आता है, तो वो वेन लेके आ रही है। और वेन कौन सी वेन है यहाँ पर? कोरोनरी वेन, या फिर हम इसको कार्डियक वेन भी बोल सकते हैं। और जो कोरोनरी साइनस है इसको हम यहाँ पे कार्डियक साइनस भी बोल सकते हैं, कार्डियक साइनस। कार्डियक साइनस मतलब जो हार्ट मसल्स के अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं साइनस या फिर कार्डियक साइनस। वहां पर ये जो कोरोनरी वेन आके ओपन होंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको उसके अंदर ड्रेन करेंगे। देन deoxygenated blood is returned to the chamber of the heart via the coronary vein। जो अभी हमने देखा कोरोनरी वेन है उसके अंदर उसके थ्रू लेके आते हैं मोस्ट ऑफ दीज कवरेज टू फॉर्म द कोरोनरी वीनस साइनस। जो यहाँ पे कोरोनरी वीनस साइनस है वो फॉर्म कर रही है एंड इनटू द राइट एट्रियम। जो डायरेक्टली किस में ओपन हो रहे हैं? कोरोनरी साइनस किस में ओपन हो रहे हैं? इन दी राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर वहाँ पर जो ब्लड लेके आने वाली वेन कौन सी है? कोरोनरी वेन है, जो किसके अंदर ओपन होगी? इन दी कोरोनरी वीनस साइनस के अंदर। देन द कोरोनरी आर्टरी receive about 5% of the blood from the cardiac output, around 250 ml per minute from the heart।
अब ये इसके अंदर ये मेंशन किया है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका अराउंड 5% जो ब्लड है जो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा, इन दी हार्ट के अंदर जाएगा। दिस लार्ज ब्लड सप्लाई स्पेशली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जो जितना भी ये जो 5% ब्लड सप्लाई हो रहा है, कार्डियक आउटपुट का 5% ब्लड है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट मसल्स को जा रहा है, उसका भी मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है वो जाता है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल है वो वहाँ पे फोर्सफुली सबसे ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन करता है। अगर फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है दैट मीन्स वहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा है। देन हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। जो कोरोनरी सर्कुलेशन है ये हमने देख लिया कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर हम उसकी फर्दर ब्रांचेज देखते हैं कोरोनरी आर्टरी की। जैसे कोरोनरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आउटिक वॉल है उसके जस्ट बाद में स्टार्ट होता है, जो उसके अंदर हमने देखा था आउटा की 3 जो आउटा है उसके यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। असेंडिंग आउटा जो फर्स्ट पार्ट है, देन सेकेंड वन आता है आर्च ऑफ आउटा जो एक आर्च फॉर्म हो रहा है अप साइड के अंदर, एंड लास्ट वन आता है डिसेंडिंग आउटा। तो जो असेंडिंग आउटा है वहाँ से यहाँ पर 2 कोरोनरी आर्टरी रिलीज होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट साइड के हार्ट को सप्लाई करेगी, एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ को। वहीं पे जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट साइड के हार्ट को सप्लाई करेगी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो रही है, जिसमें फर्स्ट वन आती है मार्जिनल आर्टरी। ये जो मार्जिनल आर्टरी है ये किसको सप्लाई कर रही है, राइट लेटरल वॉल को सप्लाई कर रही है। हार्ट का जो लेटरल वॉल है उसको सप्लाई कर रही है मार्जिनल आर्टरी। वहीं पे जब सेकेंड वन आर्टरी आती है पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी। जो पोस्टीरियर दैट मीन्स पीछे का पोर्शन है, हार्ट का जो पीछे का पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसको, जो पोस्टीरियर वॉल है उसको सप्लाई कर रही है, उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी। ये राइट साइड का पोर्शन होगा। देन सेम अपन देखते हैं लेफ्ट साइड के अंदर। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो आगे जाके 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। फर्स्ट वन आता है एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी। एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी जो एंटीरियर वॉल को सप्लाई कर रही है, और वहीं पे सेकंड वन आर्टरी आती है जिसको अपन बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो लेफ्ट साइड के लेटरल एस्पेक्ट को, मतलब जो साइड वाला पोर्शन है हार्ट को उसको सप्लाई कर रही है। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या था अपना, सर्किल ऑफ द विलाई। सर्किल ऑफ द विलाई मतलब वो जो ब्लड वेसल है जो ब्रेन के अंदर जाके एक कंप्लीटली सर्किल को फॉर्म कर लेती हैं, उसको अपन बोलते हैं सर्किल ऑफ द विलाई। यानी ब्रेन के पास में ऑक्सीजन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है उसको सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पे सर्किल ऑफ विलाई हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक सर्किल को फॉर्म कर रही है। अब किस वे के अंदर सर्किल फॉर्म कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर आगे 2 आर्टरी हैं जो हर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, 2 आर्टरी। अब आगे मैं बताती हूँ कैसे कैसे। तो जिसके अंदर जो अगर एक आर्टरी की ब्रांच है उसके अंदर कहीं भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई क्लोट फॉर्म हो गया है, तो जो सब्सटीट्यूशनल आर्टरी है वो उस पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड सप्लाई कर सके, यानी उसके जो फंक्शंस हैं उसको वो मेंटेन कर सके। ऐसे वो एक कंप्लीटली सर्किल को फॉर्म कर रही है, इसको अपन बोलते हैं सर्किल ऑफ विलाई। अब ये जो सर्किल ऑफ विलाई है वो कौन सी आर्टरी से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पर मैं फ्रेम कर रही हूँ, जैसे ये आ रहा है एक आर्च ऑफ द, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड लिए वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जैसे हम मेंशन करते बनाते हैं यहाँ पर आर्च ऑफ द आउटा, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से रिलीज हो रहा है आर्च ऑफ द आउटा। तो आर्च ऑफ द आउटा के अंदर ये वाला है असेंडिंग आउटा। देन ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं आर्च ऑफ आउटा। फर्स्ट वन आता असेंडिंग आउटा, सेकेंड वन आता आर्च ऑफ आउटा, एंड थर्ड वन आता है डिसेंडिंग आउटा। जो आर्च ऑफ आउटा है यहाँ से 3 ब्रांचेस अप साइड में निकल रही हैं, 3 ब्रांचेस, ये 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जो 3 ब्रांचेस निकल रही हैं इसके अंदर जो फर्स्ट ब्रांच है इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ये वाली, ये फर्दर आगे जाके 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाएगी।
जो फर्स्ट वन आती है उसको अपन बोलते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। एंड सेकेंड वन आती है उसको अपने बोलते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फर्स्ट वन ब्रांच है। देन सेकेंड ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंड नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये 3 ब्रांचेस होते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, कैरोटिड आर्टरी, ये आगे जाके राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दोनों ही, ये आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, जिसको अपने बोलते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये सप्लाई कर रही है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, यानी फेस है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या ईयर है, उनको सप्लाई करती है एक्सटर्नल सरफेस को। और वहीं पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये सप्लाई कर रही है ब्रेन को। अब जो राइट साइड की अगर कॉमन इलियक आर्टरी है तो राइट साइड के ब्रेन को सप्लाई कर रही है, और अगर लेफ्ट साइड की कॉमन इलियक आर्टरी है तो लेफ्ट साइड के ब्रेन को सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे सर्किल ऑफ इलाई कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी से स्टार्ट होगा, और उसकी कौन सी ब्रांच होगी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है। अब ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये अंदर जाके अलग अलग ब्रांचेस को फॉर्म कर रही है, जिसके नत आता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, आर्टरी जो नंबर में 2 आर्टरी फॉर्म करी है होती हैं, इसकी फर्दर ब्रांचेस है। ये किसकी ब्रांचेस है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हैं। सेकेंड वन आती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, जो भी नंबर में 2 होती है। थर्ड वन आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी नंबर में 2 होती है। ऐसे यहाँ पर ये फॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ में ही यहाँ पर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी होती है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो नंबर में 1 होती है, और इसका काम क्या होता है? तो जो स्टार्टिंग के अंदर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उन दोनों को कम्युनिकेट करिए, दैट मीन्स उनको ज्वाइन करने का काम कर रही है। नेक्स्ट वन आती है नंबर में 2 होती हैं, वो होती हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो अंदर जाके ये ब्रेन की जो इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी है उसकी फर्दर ब्रांचेस हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ में जो हमने पढ़ा है यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच, जिसको अपन बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल आर्टरी, या फिर हम इसको वर्टिब्रल आर्टरी भी बोल सकते हैं। तो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों से ही वर्टिब्रल आर्टरी रिलीज हो रही है। वर्टिब्रल आर्टरी रिलीज हो रही है, इंटरवर्टिब्रल आर्टरी, दैट मीन्स ये वर्टिब्रा को सप्लाई कर रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अपनी वर्टिब्रा होती है उनको सप्लाई कर रही है। लेकिन वहां से इन दोनों से ही आगे जाके अपनी ब्रेन के अंदर जो अपना सबसे ऊपर वाला, जो जहाँ से अपना स्पाइनल कोड खत्म हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं अपना जो स्पाइनल कोड है वो क्लोज हो रहा है अप साइड के अंदर, स्टार्ट हो रहा है अप साइड के अंदर, वहां से एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसको अपन बोलते हैं फोरामिना मैग्नम, मैग्नम, फोरामेना मैग्नम। वहां से ये जो इंटरवर्टिब्रल आर्टरी है वो अंदर की साइड में एंटर करेगी, और आगे जाके ये फॉर्म कर रही है दोनों आर्टरी मिलके, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों ही आर्टरी मिलके आगे जाके फॉर्म कर रही है बेसिलर आर्टरी। बेसिलरी
आर्टरी, और ये बेसिलरी आर्टरी है, ये सप्लाई करती है ब्रेन को, ब्रेन को सप्लाई करिए। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, जो कॉमन आर्टरी है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। सेकेंड वन आती है सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी है, जो आगे जाके राइट साइड की लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी बेसिलरी आर्टरी के अंदर फॉर्म हो जाएगी और वहां से वो ब्रेन को सप्लाई करेगी, और वो एक कंप्लीटली सर्किल को फॉर्म कर रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे। जैसे ये है जिसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे जाके जो ब्रेन के पार्ट होते हैं, जैसे एंटीरियर पार्ट आगे वाला पोर्शन है ब्रेन का, देन मिडिल वन पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट, इनको उनके जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई करी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनका नाम रख दिया। तो जो ब्रेन को सप्लाई करी है दैट मीन्स सेरेब्रल टिश्यूज हैं उनको सप्लाई कर रही है, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया सेरिब्रल आर्टरी। तो सेरिब्रल आर्टरी आगे जाके जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो अलग अलग जाके डिवाइड हो रही है। तो फर्स्ट वन आती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो नंबर में 2 होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये है दोनों ही एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। किसकी पार्ट है ये? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही पार्ट है, जो एक एंटीरियर सरफेस को सप्लाई कर रही है ब्रेन को। सेकेंड वन हम देखते हैं कि जो सेरिब्रल आर्टरी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर है वो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है कम्युनिकेट करने वाली, इस वाली आर्टरी को हम यहाँ पर बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये कौन सप्लाई कर किसको कम्युनिकेट कर रही है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इन दोनों आर्टरी को ये कम्युनिकेट कर रही है। आगे जाके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो मिडिल पार्ट को सप्लाई कर रही है, यानी बीच वाली पार्ट है उसको, ब्रेन का बीच वाला पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है, उसको अपन बोलते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हम उसको बोलेंगे, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बोल रहे हैं उसको। देन ये मिडिल पार्ट को सप्लाई कर रही है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। उसके बाद में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों ही आर्टरी हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हमने पहले भी देखा था ये कितने होती है नंबर में 2, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी नंबर में 2 होती है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ये भी नंबर में 2 होती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये भी नंबर में 2 होती है। वहीं पर जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो नंबर में 1 होती है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को कम्युनिकेट करने का काम कर रही है। उसके बाद में हमने देखा था पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो नंबर में कितनी है 2, दोनों को ही कम्युनिकेट कर रही है। आगे जाके किसके साथ में कम्युनिकेट हो रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये तो हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांचेस देख ली, लेकिन उसके बाद में हमने देखा था कि सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी भी ब्रांचेज आती है, वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड द लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों साइड से ही आती है राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड द लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये अंदर जाके जहां पर एक पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं फोरामिना मैग्नम, फोरामिना मैग्नम। वहां से वो ब्रेन के अंदर जाएगी और ब्रेन के अंदर जाके वो क्या फॉर्म कर रही है? कौन सी आर्टरी फॉर्म कर रही है? बेसिलरी आर्टरी को फॉर्म कर रही है। वो बेसिलरी आर्टरी आगे जाके किसके साथ में कम्युनिकेट हो रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ में कम्युनिकेट हो रही है। ब्लड यहाँ से भी जा रहा है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के थ्रू भी कम्युनिकेट हो रही है। तो यहाँ पर जो जैसे ब्लड है यहाँ से होते हुए जाएगा, ब्लड यहाँ से होते हुए जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है ये ब्लड? है यहाँ से होते हुए अप साइड के अंदर जा रहा है। यहाँ ये पहले तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ जुड़ेगा और उसके बाद में ये आगे जाके किसके साथ में जुड़ रहा है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ में जुड़ेगा और उसके बाद में ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ में जुड़ जाएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ में जुड़ जाएगा। वहां पर आगे जाके ये कंटिन्यूसली एक सर्किल को फॉर्म करेगा। अगर किसी भी वजह से, जैसे एक आर्टरी है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर यहाँ पर जो मिडिल पार्ट को सप्लाई कर रही है, अगर किसी भी वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया,
अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है दैट मीन्स आगे का जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया है तो वहाँ जो ब्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। उस कंडीशंस के अंदर अपने ब्रेन के फंक्शन है उसको फंक्शनिंग कंडीशन में करने के लिए सब्सटीट्यूशनल आर्टरी होती है जो आती है बेसिलरी आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। और ये वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की। ये कंप्लीटली एक सर्किल को फॉर्म कर रही है, इसी को ही अपन बोलते हैं सर्किल ऑफ द विलाई। देन जैसे हमने अभी जो डायग्राम में देखा था सेम वही है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनको दोनों को कम्युनिकेट करने वाली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके बाद में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी था मिडल में, उसी की ब्रांच थी सेरिब्रल आर्टरी। और उसके बाद में मिडल पार्ट की ब्रांच हो जाएगी जिसको अपन बोलते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी। देन उसके बाद में आती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसके साथ में कम्युनिकेट हो रही है? बेसिलरी आर्टरी के थ्रू। जो बेसिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच थी यहाँ पर? टू वर्टिब्रल आर्टरी है जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड दी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। वहीं से जो बेसिलरी आर्टरी किसको सप्लाई करी थी? ब्रेन को। इसके साथ साथ में ही ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन स्टेम है उसको भी सप्लाई करती है। अब ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं यहाँ पर, मिड ब्रेन, पोन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा ये आती हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। तो यहाँ पर इन तीनों को पार्ट को भी कौन सप्लाई कर रही है? बेसिलरी आर्टरी ही सप्लाई करती है, क्योंकि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर है। ये तीनों ही पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? तो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, जिसको अपन है यहाँ पर हिंड ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीटली है एक दी सर्किल ऑफ दी विलाई। देन नेक्स्ट वन आता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन यानी अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर वो कैसे रेगुलेट होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। यानी जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल है जिस फोर्स से ब्लड को पंप कर रहा है आउटा के अंदर, जो फोर्स ब्लड वेसल्स पे अप्लाई हो रहा है, ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो अप्लाई हो रहा है उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल कितना होता है ब्लड प्रेशर? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पर 120/80। तो जो 120/80 ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा 120 और वहीं पे जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहता है 80 mm ऑफ HC। अब ये जो फ्लैक्चुएट होता है बहुत सारी कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी में, जो ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे ब्लड प्रेशर है हल्का सा बढ़ जाता है, और जब हम रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं तो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये किस वे के अंदर रेगुलेट हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, कैसे अपने आप ही रेगुलेट हो रहा है, उस सिस्टम को हम देखेंगे। blood pressure and the blood flow are controlled by the nerve system, hormones and the किडनी। अब अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट एक सिस्टम के थ्रू नहीं होता, अलग अलग सिस्टम से होता है। स्पेसिफिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्व सिस्टम है ये दोनों ही मिलके अपनी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो नर्व सिस्टम है वो इसको रेगुलेट करेगा। सेकेंडरी आता है इसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, दैट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम है उसका इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। एंड थर्ड वन आता है किडनी। अब किडनी का भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किडनी भी रेनिन को सीक्रेट करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प होता है। तो ये कैसे वे करेगा? जैसे ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दी बैरोरिसेप्टर। अब हमने देखा था पहले एमसीक्यूज के अंदर कि बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और बैरोरिसेप्टर किस स्टिमुलाई को परसीव करते हैं? रिलेटेड टू दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है स्टिमुलाई है उसको परसीव करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन वो परसीव रिसेप्टर है दैट मीन्स सिर्फ वो सिर्फ रिसीव करें इम्पल्सेस को, और उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे टुवर्ड्स दी ब्रेन। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सेंटर, दैट मीन्स वो रेगुलेट कर रहा है। अब कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है स्पेसिफिकली मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा होता है। तो ये मेडुला ओब्लोगेटा है वो क्या करेगा? रिस्पोंड करेगा। यहाँ पर दो तरह का रिस्पोंड करेगा, या तो आता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। दो तरह का रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है बैरो रिसेप्टर की स्टिमुलाई पे। यानी बैरो रिसेप्टर है, इसने स्टिमुलाई को परसीव किया। अब किस तरह की स्टिमुलाई को परसीव किया? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उसकी स्टिमुलाई को परसीव करेगा, या फिर ब्लड प्रेशर कम है तो उसकी स्टिमुलाई को परसीव करेगा। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर मेडुला ओब्लोगेटा है उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्स करेगा।
जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को वो डायलेट कर देगा, और अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए हैं तो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर कम हो रखा है, ब्लड प्रेशर कम हो रखा है, जैसे 90/50 अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो बैरो रिसेप्टर है, स्टिमुलाई को प्रेसिव करेगा, ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन जाएगी, और ब्रेन के अंदर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वो वहाँ पे कमांड्स करेगा ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स को, जिसकी वजह से वहाँ पर ये कोज करेगा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स का होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो रिस्पॉन्स क्या होगा यहाँ पर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडायलेशन, ये डिपेंड करता है किस तरह की स्टिमुलाई है। देन इसके साथ साथ में ही यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन होता है जो लीवर सीक्रेट करता है, लीवर से सिंथेसिस, तो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, और प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस हमेशा लीवर से होता है, तो लीवर सिंथेसिस करेगा, जो आगे जाके किडनी के साथ में, किडनी जो रिलीज करती है रेनिन, उसके साथ में कंट्रीब्यूट करके एक मैकेनिज्म को फॉर्म करता है जिसको अपन बोलते हैं रैस मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये यहाँ पर डायरेक्टली कोज करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन ये किस कंडीशन में कोज करेगा, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रखा है तब यहाँ पे ये जाके कोज कर रहा है। तो ऐसे अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है। देन नर्व सिस्टम है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जो नर्व सिस्टम है इसका रिस्पॉन्ड क्या है, ये फास्टली रिस्पॉन्ड करता है। नर्व सिस्टम इज द फास्टेस्ट वे टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। नर्व सिस्टम है ये जो सबसे फास्टेस्ट वेव होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। देन ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल ब्लड फ्लो बाय द चेंजिंग द टोन ऑफ द मसल्स इन द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल्स है इसको वो डायरेक्टली या तो डायलेट करेगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट। तो जो अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, स्मूथ मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। नर्व सिस्टम इसको रेगुलेट कर रहा है, और नर्व सिस्टम के अंदर भी क्या, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, जैसे हमने अभी देखा था सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स एंड द पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स while the parasympathetic nerve system डायलेट दी ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर किस तरह का ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना है, तो उसके जस्ट अगेंस्ट ही वो वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। देन द ब्रेन स्टेम कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर, जो ब्रेन स्टेम के अंदर कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर होता है वो रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द बैरो रिसेप्टर एंड द कीमो रिसेप्टर। ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ये क्या करता है, जो सिग्नल्स होते हैं, अब सिग्नल्स को कौन लेके आता है, रिसेप्टर लेके आएगा, रिसीव करेगा, और उन सिग्नल्स को वो लेके जाएगा। तो सिग्नल्स को रिसीव करेगा बैरो रिसेप्टर एंड द कीमो रिसेप्टर। लेकिन यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर है ये रिलेटेड टू द गैसेस, जो गैसेस से रिलेटेड स्टिमुलेशन है उसको परसीव करता है, और वो जो बैरो रिसेप्टर है रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर से रिलेटेड स्टिमुलेशन को परसीव करेगा, और वो उसके वो ब्रेन में लेके जाएगा। ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा है जिसको अपन बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर, वो वहाँ से उसको वापस रिस्पॉन्ड करके भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन तक। ये तो नर्व सिस्टम का रिस्पॉन्स है। फिर आता है हॉर्मोन्स। अब हार्मोन के अंदर भी, जिसको अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, अब हार्मोन के अंदर स्पेसिफिकली वैसोप्रेसिन, जिसको अपन बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच कंडीशन, यानी ये यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। किस कंडीशन के अंदर, अगर अपनी बॉडी के अंदर सीवियर ब्लड वॉल्यूम कम हो रखी है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो रखी है, तो अपनी बॉडी से जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं यूरिन के थ्रू, तो उसको यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, और अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसके लेवल को मेंटेन करेगा। और अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो भी मेंटेन हो जाएगा। सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो गया है, दैट मीन्स जो ब्लड प्रेशर वो भी रेगुलेट हो जाएगा। सेकेंड वन आता है एंजियोटेंसिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एंजियोटेंसिन है, अब जैसे लीवर ने फॉर्म किया था एंजियोटेंसिनोजन जो एक प्लाज्मा प्रोटीन थी, लेकिन वो एंजियोटेंसिनोजन है वो रेनिन के साथ में आगे जाके एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, तो उसको एक्टिव करने के लिए वहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और जो सेकंड है वो आगे जाके जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम है उसको वो मेंटेन कर सके, इस ब्लड प्रेशर को वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वन आता है नॉर एड्रीनलिन। अब ये नॉर एड्रीनलिन का काम क्या होता है, नॉर एड्रीनलिन अफर्ट
अफेक्ट मसल टोन विच रेगुलेट ब्लड फ्लो। अब इसका काम क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अगर ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है उसको वो हल्का सा राइज कर देगा। एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन, जो अपनी बॉडी के अंदर इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस ट्रिगर। अलग अलग कंडीशंस में ये रिलीज होता है, स्पेसिफिकली हाइपोवोलेमिक कंडीशन के अंदर ये रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट को कम करेगा और अपनी बॉडी के अंदर कुछ लेवल तक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन कर सकता है। तो नर्व सिस्टम है ये भी यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। देन बैरो रिसेप्टर। अब बैरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर आर्च ऑफ द आउटा, आर्च ऑफ द आउटा देखा था, आउटा का फर्स्ट पार्ट असेंडिंग आउटा, देन आर्च ऑफ आउटा एंड डिसेंडिंग आउटा। तो आर्च ऑफ आउटा के अंदर यहाँ पर कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है। इन कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर बैरो रिसेप्टर, जो क्या करेगा, जो ही लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड आउटा में जाएगा और आउटा के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होती है आर्च ऑफ आउटा, आर्च ऑफ आउटा के अंदर कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है। इन कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बैरो रिसेप्टर, वो स्टिमुलेशन को परसीव करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास में जाएगी और वहाँ से डायरेक्टली रेस्पॉन्ड आएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को वो रेगुलेट कर सकते हैं ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के थ्रू। जैसे हार्ट के अंदर चेंजेस इन दी ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर चेंजेस हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन दी आउटा एंड द कोरोनरी आर्टरी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और अगर ब्लड प्रेशर कम है, इन दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि बैरो रिसेप्टर का काम है परसीव करना किसी भी तरह की स्टिमुलाई हो, चाहे वो बढ़ा हुआ प्रेशर हो या फिर कम प्रेशर हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर कम है, इन दोनों को ही परसीव करेगा बैरो रिसेप्टर और परसीव करने के बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे लेके जाएगा, ब्रेन के पास में, और ब्रेन के पास में भी स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर, और ये क्या होता है यहाँ पर मेडुला ओब्लोगेटा प्रेजेंट होता है। और मेडुला ओब्लोगेटा यहाँ पर क्या करेगा, ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स करेगा, ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स करेगा। अब ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स में दो होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड दी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। दो रेस्पॉन्स होंगे, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स एंड दी पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। तो ये जो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स है सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, हार्ट के अंदर एंड दी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अब अगर किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में दैट मीन्स ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा नॉर्मल करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की जो क्राइसिस की वजह से अपनी बॉडी को नुकसान हो सकता है उसको वो अपनी लेवल पे ही ऑटोनॉमिकली रेगुलेट करेगा। तो अब वहाँ पे क्या करेगा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये रेस्पॉन्स करता है यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स, कौन, मेडुला ओब्लोगेटा, ये कमांड्स करेगा पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स को। अब पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में क्या होगा, सबसे पहले तो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, उसके बाद में हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वो कम हो जाएगा, यानी हार्ट का जो रिदम होता है, फोर्स होता है वो उसका कम हो जाएगा। एंड थर्ड वन ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जैसे एक ल्यूमन ये है एंड ये जो ल्यूमन है इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में क्या करेगा, स्मूथ मसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे। अगर स्मूथ मसल्स डायलेट हो गई हैं तो ये जो ल्यूमन है वो वाइड हो जाएगा, ल्यूमन वाइड हो जाएगा, दैट मीन्स जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो जाएगा, जो क्राइसिस कंडीशन थी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। सेम कंडीशन में अगर यहाँ पर कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर है उस कंडीशन में रेस्पॉन्स जाएगा, रेस्पॉन्ड के मेडुला ओब्लोगेटा में, मेडुला ओब्लोगेटा भी यहाँ पे किस तरह का रेस्पॉन्ड करेगा, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स। अब सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, उसके साथ में कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी यानी जो वेंट्रिकल है फोर्स लगा रहे हैं, वेंट्रिकल का रिदम होता है, फोर्स होता है उसको बढ़ा देगा, और उसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स है उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जस्ट अपोजिट दी पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर उसको वो रेगुलेट कर सकता है। देन सेकेंड वन आता है कीमोरिसेप्टर। अब कीमोरिसेप्टर मैनली तो इसका काम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड द लेवल ऑफ द ब्लड पीएच है इसके लेवल को ही वो परसीव करता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर में जाएगा, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड करेगी सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स एंड द पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। तो उस कंडीशंस के अंदर भी सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स हो रहा है तो भी ब्लड वेसल्स और हार्ट है उसका
वहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, और पैरासिम्पेथेटिक हो रहा है तो भी चेंजेस आ जाएंगे। इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो चेंजेस आ जाएगा। जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं डिक्रीज ब्लड पीएच। अब नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45 नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, जो क्या होता है स्लाइटली एल्केलाइन होता है। अगर पीएच कम हो गया है दैट मीन्स ये एसिडिक होगा, क्योंकि अगर बिलो 7 है, 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक नेचर रहेगा, और अगर 7 से अबव है तो ये क्या रहेगा एल्केलाइन नेचर रहता है। तो अब यहाँ पर किसी भी वजह से जैसे ब्लड प्रेशर कम हो रखा है, ब्लड प्रेशर कम है दैट मीन्स 7 से डिक्रीज है, तो नेचर कैसा होगा इसका एसिडिक नेचर हो गया। सेकेंड इसके अंदर क्या होता है इंक्रीज द PaO2 लेवल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल ज़्यादा होता है। जो नॉर्मली कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपनी बॉडी के अंदर होता है 35 टू 40, जो ब्लड है उसके अंदर आर्टेरियल ब्लड है उसके अंदर कितना होता है 35 टू 40% कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है। तो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं 45 टू 50% हो रखा है दैट मीन्स इसका लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये ज़्यादा हो रखा है तो इसकी वजह से क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर H+ आयन है उनका लेवल बढ़ जाएगा, और H+ आयन हमेशा एसिडिक नेचर को कोज करता है, एसिडिक नेचर को कोज कर रहा है, जिसकी वजह से पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड वन इसके अंदर नेक्स्ट वन आता है एंड डिक्रीज द O2 लेवल। अब O2 का लेवल कितना होता है आर्टेरियल ब्लड के अंदर O2 का लेवल लग रहता है 95 टू 100%, 95 टू 100%। लेकिन अगर यहाँ पर ये तो नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ पे गिर गया है जैसे इसका लेवल कम हो गया है 80 टू 85% हो रहा है दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इनको परसीव कौन करेगा सबसे पहले कीमोरिसेप्टर परसीव करेगा। अब कीमोरिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, जो जहाँ पे बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट थे आर्च ऑफ ओटा में कैरोटिड साइनस में या फिर कैरोटिड बॉडी में वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडरी आता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, वो जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होता है वो ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। तो ये कीमोरिसेप्टर ने क्या किया इसकी स्टिमुलेशन है उसको परसीव किया, और उसके पास में रिस्पॉन्स कहाँ लेके गया कार्डियोवास्कुलर सेंटर, और इसके साथ साथ में रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर यहाँ पर लेके गया, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सेंटर और रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर दोनों एक ही है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है। अब ये क्या करेगा वहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है, किसकी वजह से रिस्पॉन्स कर रहा है क्योंकि ब्लड का पीएच तो कम हो रखा है लेकिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये क्या करेगा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स करेगा, अपनी बॉडी में किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह की क्राइसिस होती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, और अपनी बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगी कंपनसेट करेगी जिसकी वजह से जो क्राइसिस कंडीशन है उससे अपने को बचा सके। तो वो क्या करेगा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स करेगा। अब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसमें क्या करेगा सबसे पहले तो ये इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम यानी हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक बीट के अंदर जितना ब्लड पंप कर रहा है उस वॉल्यूम ऑफ अमाउंट को हम बोलते हैं ब्लड अमाउंट ऑफ द ब्लड है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये क्या करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, इसके साथ साथ में हार्ट रेट को बढ़ा देगा जैसे हमने कीमोरिसेप्टर में देखा था, और ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसने रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है उसको भी करेगा। अब यहाँ पर कीमोरिसेप्टर हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में कीमोरिसेप्टर ये कर रहा है, लेकिन रेस्पिरेटरी सेंटर में ये क्या करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर सबसे पहले जो ब्रोंकस होते हैं जहाँ से हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, हमें हमारी नेजल कैविटी नोज से स्टार्ट होता है लेकिन अंदर जब ब्रोंकस है ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वोलाई के अंदर जाती है, तो जो ब्रोंकस होती हैं वहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये ब्रोंकोस को क्या करेगा ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेट यानी जो ब्रोंकस है उसको वो डायलेट कर देगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एयर है उसको हम इनहेल कर सकें। तो लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से रिलेटेड, और सेम अगर कंडीशंस में जैसे ब्लड प्रेशर है पीएच है वो इंक्रीज हो गए एंड
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज हो रखा है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो वाइस वर्सा यहाँ पर पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से जस्ट अपोजिट जो सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स होगा। तो इस वे के अंदर ब्लड प्रेशर है शॉर्ट टर्म के अंदर रेगुलेट होता है। लेकिन आगे और भी कंटेंट है जिसके अंदर हम देखते हैं, जैसे ये तो प्रेजेंट है अपने कीमोरिसेप्टर से रिलेटेड। कीमोरिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड दी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर अभी बताया था मैंने, यहाँ पर कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होते हैं, इन कैरोटिड साइनस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाएंगे, ब्रेन स्टेम के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ब्रेन स्टेम के अंदर जहाँ मेडुला ओब्लोंगेटा भी होता है, और यहाँ पर पोन्स है वो भी इसको हेल्प कर रहा है। जो रेस्पिरेशंस है, रेस्पिरेटरी मसल्स है या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में भी मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स है, इन दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये क्या करेंगे, मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग एंड द एयरवे ट्रैक्ट, किस पे एक्ट करेंगे, मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग। जो अब यहाँ पे मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग दो अलग अलग टाइप की होती है, फर्स्ट वन आता है डायफ्राम एंड सेकेंड वन आता है इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों पे एक्ट करेंगे। जैसे ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन तो बोलते हैं डायफ्राम, और यहाँ पर जो ये रिब केज है इनके बीच के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स, इनको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। तो रेस्पिरेटरी मसल्स पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से एल्वुलर वेंटिलेशन है वो नॉर्मल होगा, यानी जो हम लंग्स है वो इन्फ्लेट एंड डिफ्लेक्ट, इन्फ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। देन नेक्स्ट वन आता है हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन के अंदर आता है हमेशा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है, किसी भी वजह से अगर कोई इमोशनल स्टेट की वजह से ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लैक्चुएशन आ गई है या फिर चेंजेस आ गया, सच एज एंजाइटी कंडीशन है, डिप्रेशन कंडीशन है या फिर एक्साइटमेंट कंडीशन में, इनकी वजह से वहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर में फ्लैक्चुएट हो रहा है, जैसे एंजाइटी के अंदर भी अगर सडन अटैक हो रहा है एंजाइटी का तो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, सेम कंडीशन के अंदर एक्साइटमेंट में भी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो ही उसके बाद में जो ही वो जो कंडीशन है उसके बाद में उसको वो मिनिमाइज कर देगा। हाइपोथैलेमस गिव इनपुट टू द कार्डियोवास्कुलर सेंटर, क्योंकि इस रिस्पॉन्स कहाँ पे लेके जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर में। इन्फ्लुएंस बाय द इमोशनल स्टेट, अब ये हाइपोथैलेमस किसकी वजह से अफेक्ट हुआ था, हाइपोथैलेमस के पास में इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गई थी, इमोशनल स्टेट से रिलेटेड, सच एज एंगर, फियर, एंजाइटी, पेन एंड दी एक्साइटमेंट। तो इसकी इंफॉर्मेशन गई थी, उससे रिलेटेड ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लैक्चुएशन आया था, वो इसके पास में कहाँ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर में। कार्डियोवास्कुलर सेंटर है यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगेटा, जो यहाँ पे रेस्पॉन्स करेगा पैरासिम्पेथेटिक एंड दी सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स है उसके डायमीटर को वो एडजस्ट कर देगा। अगर सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स कर रहा है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और अगर पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स है तो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर तो हमने देखा कीमोरिसेप्टर, बायरोरिसेप्टर एंड हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। एंड सेकेंड वन आता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पर अलग अलग होता है, रेनिन रिलीज किससे इंडिकेट कर रहा है, किडनी से। एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो डायरेक्टली होता है, तो ये लीवर से रिलीज होगा। एल्डोस्टेरोन है, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये तीनों ही सिस्टम एक साथ में मिलके एक मैकेनिज्म को फॉर्म करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब किसी भी, अब ये कब एक्टिवेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन किसी भी वजह से अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रखा हो, जैसे कार्डियक आउटपुट 1 मिनट का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5 to 6 लीटर, हमने यहाँ पे मेंशन किया 5 लीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से कम हो गया, या फिर ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन कंडीशन हो गया है, या फिर हेमरेज कंडीशन में अपनी बॉडी से ब्लड है वो लूज हो गया है, उस कंडीशंस में यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन है एक्टिवेट होगा। एक आता है वाइटल इनसफिशिएंसी, दैट मीन्स अपने जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उन वाइटल ऑर्गन के पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन है एक्टिवेट हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट वन आता है डिक्रीज सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर। सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर है अगर वो डिक्रीज हो रखा है, तो ये जो सारी कंडीशन है, इस कंडीशंस के साथ में ही, इस कंडीशन की वजह से सबसे पहले किडनी है वो रिलीज करता है यहाँ पर रेनिन को। किडनी है वो रेनिन को रिलीज करेगा। जो ही किडनी रेनिन को रिलीज करेगा उसी टाइम पर जो लीवर का काम होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करेगा। अब एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन आपस में मिलके फॉर्म करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट। रेनिन एंड एंजियोटेंसिनोजन ये दोनों आपस में मिलके फॉर्म करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव, इनएक्टिव है। उस कंडीशंस में यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक एंजाइम है जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इसको रिलीज करता है, रेस्पिरेटरी मसल से भी रिलीज होती है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ये क्या होगा, आ गया है यहाँ पर एक्टिव फॉर्म के अंदर। अब इस ये डायरेक्टली जाके किस पे एक्ट करेगी, एंजियोटेंसिनोजन एड्रिनल ग्लैंड पे। एक तो फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड रीजन था हाई ब्लड पोटेशियम लेवल। अगर ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो भी यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उस पे एक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो एड्रिनल ग्लैंड पे आके एक्ट करेगा, टारगेटेड सेल्स रहेगी एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड यहाँ से सीक्रेट करती है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन्स। अब एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन्स के अंदर भी स्पेसिफिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, इसका काम क्या होता है, जो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये एक्ट करेगा रीनल ट्यूबुल्स पे, रीनल ट्यूबुल्स पे। अब रीनल ट्यूबुल्स में अलग अलग होती हैं, जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड दी डीसीटी। तो ये वहाँ पर जाके रीनल ट्यूबुल पे एक्ट करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, जो यूरिन फिल्टर होके आया है ट्यूबुल्स के अंदर, वो जो फिल्टर यूरिन जो फिल्टर होके आया है, नेट फिल्ट्रेशन रेट जो आई है ट्यूबुल्स के अंदर, वहाँ पर ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसका अब्जॉर्प्शन कर लेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन करेंगे, जिसमें अब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर वाटर का प्लस सोडियम का, सोडियम एंड वाटर आयन है इनका अब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ में ही वहाँ पर जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या था, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा था, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है उसको भी ये मेंटेन कर रहा है, जो कौन कर रहा है यहाँ पर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ये इसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम। पोटेशियम की एक्सक्रीशन यानी यूरिन के साथ में पोटेशियम है बाहर की साइड में निकल जाएगा। और जो रीअब्जॉर्ब कंटेंट था, वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब कंटेंट है, इसको वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है नेफ्रॉन के अंदर ही, उस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू वो डायरेक्टली वेन्स के अंदर ड्रेन कर देगा, जो रीनल वेन है उसके अंदर ड्रेन कर देगा। और अगर रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर दिया है तो उस कंडीशंस के अंदर ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगी, जिसको अपने बोलते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। तो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम अगर मेंटेन हो गई है, इसके साथ साथ में ही बॉडी में जो सोडियम आयन है उसका भी लेवल मेंटेन हो गया है, वाटर आयन है इसका भी लेवल मेंटेन हो गया है। ये अगर ये लेवल मेंटेन हो गया है तो स्टार्टिंग के अंदर अगर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो गया है, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट है वो भी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम है वो भी करेक्ट हो जाएगा। वाइटल इनसफिशियंसी है, क्यों नहीं, वाइटल ऑर्गन के पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी कम थी उसकी वजह से, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम ही कम था तो सेल्स के पास में परफ्यूजन भी नहीं हो पा रहा, डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था, सेल परसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन ब्लड वॉल्यूम जो ही करेक्ट होगा ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, ये मेंटेन हो गया। लेकिन मेंटेन होने के बाद में अगर ये कंटेंट मेंटेन हो गया है, उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा जो करता है इनहिबिशन को, इनहिबिशन को करेगा। अभी इनहिबिशन किस पे करा, डायरेक्टली एड्रिनल कोर्टेक्स पे। यानी अगर ये जो कंटेंट थी, ये क्राइटेरिया था, ये अगर ये फुलफिल हो गया है, उस कंडीशन के अंदर वापस एड्रिनल कोर्टेक्स है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कर रहा था, अब यहाँ पर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड को
इनहिबिट कर देगा या फिर इसके लेवल को डिक्रीज कर देगा। अगर इसके लेवल डिक्रीज हो गए हैं तो उस कंडीशन रेदर देन क्या होता, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ओवर हो जाता, जो भी एक अपनी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस वे के अंदर कंप्लीटली ये रास मैकेनिज्म है अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को रेगुलेट कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, डिफाइन कार्डियक साइकिल एंड राइट इन डिटेल अबाउट द कार्डियक साइकिल विथ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स होता है जिसके अंदर हार्ट से में ब्लड आता है और फिर उसके अंदर अलग अलग चेंबर से होते हुए वो अपनी पूरी बॉडी के अंदर जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है। उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अपन बोलते हैं, एक सर्किल फॉर्म कर रहा है कंप्लीटली, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। The cardiac cycle is the sequence of events that occur in the heart from one heartbeat to the next, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, उसमें एक हार्टबीट फॉर्म हो रही है, फिर नेक्स्ट वापस वो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स है वो वापस कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट हार्टबीट स्टार्ट होती है। जो अपनी नॉर्मल हार्टबीट कितनी होती है, अगर एग्जैक्टली हम देखेंगे तो 72 बीट्स होती है, रेदर देन हम देखते हैं यहाँ पर 60 to 100 बीट्स पर मिनट्स। ये 100 बीट्स पर मिनट्स होती हैं अपनी बॉडी की जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल होती हैं या फिर हार्ट बीट होती हैं। अब इसके अंदर भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसके अंदर भी हम देखते हैं यहाँ पे कंडीशन आती है सिस्टोल एंड द डायस्टोल। और जो सिस्टोल का मतलब होता है यहाँ पर कॉन्ट्रिक्शन, एंड जो डायस्टोल है इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रिक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रिक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। और जो कार्डियक साइकिल होती है इसका टाइमिंग होता है, यानी एक बीट फॉर्म कितने टाइम में होती है, 0.8 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे दो इवेंट स्पेसिफिकली दो होते हैं, सिस्टोल एंड द डायस्टोल। अब ये जो सिस्टोल एंड डायस्टोल हैं वो अपने एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों के अंदर ही होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एट्रियम के अंदर सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, और अगर हम डायस्टोल देखेंगे तो 0.1 सेकेंड को हम माइनस कर देंगे कार्डियक साइकिल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल, कंप्लीट डायस्टोल पे नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एट्रियल डायस्टोल पे। नेक्स्ट वन आता है वेंट्रिकल सिस्टोल। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। और वेंट्रिकल डायस्टोल, अगर वेंट्रिकल डायस्टोल देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कार्डियक साइकिल में से जो सिस्टोल टाइमिंग है उसको हम माइनस करके जो भी अपने पास में आउटपुट आएगा वो आता है 0.5 सेकेंड, जो आता है वेंट्रिकल डायस्टोल। एंड कंप्लीट डायस्टोल आता है 0.4 सेकेंड का। कंप्लीट डायस्टोल आता है 0.4 सेकेंड का। इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम आगे देखेंगे कार्डियक साइकिल के अंदर। जैसे अब हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो कार्डियक साइकिल है वो स्पेसिफिकली किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अब अपनी बॉडी के अंदर कहीं पर भी हो जाए, किसी भी हो जाए, गैसेस का मूवमेंट हो या फिर हम देखते हैं यहाँ पर फ्लूइड का मूवमेंट, वो क्या होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, ब्लड का फ्लो किस वे में होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। सेकेंड वन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज द प्रेशर। अब जो ही कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस कंडीशन के अंदर प्रेशर है वो बढ़ेगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने हार्ट के अंदर देखा था वॉल प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल एंड दी सेमिलुनार वॉल। वो जो वॉल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसके बेस पे ही यहाँ पर जो प्रेशर के बेस पे वो जो वॉल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो किसके बेस पे होती है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। देन एवी वॉल ओपन व्हेन द एट्रियल प्रेशर हायर। अगर एवी वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, वो ओपन कब होंगे, जब एट्रियम का प्रेशर है वो हायर रहेगा कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से ज़्यादा एट्रियल का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो एवी वॉल है वो ओपन हो जाएंगे। और जो सेमिलुनार वॉल कब ओपन होंगे, जब अगर यहाँ पर पल्मोन जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे राइट साइड की ब्लड वेसल्स आदमी तो आएगी ग्रेट ब्लड वेसल्स में, वेंट्रिकल्स में, उसमें आती है पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड में आएगी आउटा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी और आउटा है वहाँ का प्रेशर कम होता है कंपेयर टू दी वेंट्रिकल्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी सेमिलुनार वॉल्स, सेमिलुनार आर्टरी। तो उस कंडीशंस में जो सेमिलुनार वॉल हैं वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। इन ईच कार्डियक साइकिल एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स, फोर्सिंग द ब्लड फ्रॉम
एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ द लोअर प्रेशर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्डियक साइकिल होती है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल है, ये कंटिन्यूसली एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ये कंटिन्यूसली प्रेशर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ब्लड रेगुलरली आ रहा है, जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आएगा। अगर एट्रिया का प्रेशर हायर है तो एवी वॉल ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, और अगर वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो सेलुलर वॉल ओपन होकर वो पल्मोनरी आर्टरी एंड दी अओर्टा के अंदर चले जाएंगे। जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है अपने 0.8 सेकेंड का। अब जो कार्डियक साइकिल के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कार्डियक साइकिल जिसमें फर्स्ट वन आता है एट्रियल सिस्टोल। फर्स्ट वन आता है एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकेंड का। दैट मीन्स जैसे यहाँ से हार्ट की स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये वाली स्ट्रक्चर आता है सुपीरियर वेना केवा एंड दी इन्फीरियर वेना केवा। तो यहाँ से अपनी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड के एट्रियम के अंदर आएगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक ऐसे नोड, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। तो वो ऐसे नोड क्या करेगा, जो ही राइट साइड के एट्रियम के अंदर ब्लड वॉल्यूम आएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहाँ से ऐसे नोड स्टिमुलेट होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करेगा। जो आगे की साइड में जो मैं कंडक्शन में आपको बताऊंगी कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से किस वे में जा रही है। तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से ब्लड है वो जैसे जो ही राइट साइड के एट्रियम के अंदर आएगा तो एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। जो ही एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा उस कंडीशंस में फर्स्ट रीजन जिस और सेकंड रीजन होता है ऐसे नोड है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है दोनों एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम एंड दी लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के अंदर स्प्रेड हो जाएगा और एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ का प्रेशर और बढ़ेगा और यहाँ पर जो एवी वॉल है वो ओपन हो जाएंगे। अब ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो यहाँ पर 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा एवी वॉल ओपन हो जाएंगे और सारा का सारा ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। राइट साइड के एट्रियम का ब्लड राइट साइड के वेंट्रिकल में आ जाएगा और लेफ्ट साइड के एट्रियम का ब्लड है लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। उसके बाद में ये कंप्लीट होगी, उसके बाद में आता है सेकेंड वन आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन वेंट्रिकल सिस्टोल में भी यहाँ पे दो फेजेस अलग अलग होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है आइसोवोल्यूमिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्शन एंड सेकेंड वन आता है आइसोवोल्यूमिक इजेक्शन, सॉरी वेंट्रिकुलर इजेक्शन या फिर वेंट्रिकल सिस्टोल। तो आइसोवोल्यूमिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, जो ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल्स में आया, जो ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल्स में आया, अब उसके बाद में जो ही ब्लड आ गया उस टाइम पे एवी वो उसके जस्ट बाद में एवी वॉल है वो वापस क्लोज हो जाएंगे, एवी वॉल क्लोज हो जाएंगे और उस कंडीशंस में वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया है, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल भी क्लोज ही रहते हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं। उस कंडीशंस के अंदर 4 टाइप के वॉल हैं, चारों वॉल क्लोज हैं, सभी वॉल क्लोज हैं और जो वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ जो वेंट्रिकल के अंदर वो ब्लड वॉल्यूम आया उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे आइसोवोल्यूमिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्शन। देन उसके बाद में जो ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वेंट्रिकल्स में आएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वजह से वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्स है वो ओपन हो जाएंगे और वो ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंड दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब जो जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइमिंग को अपन बोलते हैं, वो टाइमिंग होता है 0.3 सेकेंड का और उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर इजेक्शन। एंड लास्ट वन आती है जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल का मेन क्या होता है, अब यहाँ पर जो वेंट्रिकल होते हैं वो रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ भी इवेंट्स नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल्स रेस्टिंग फेज के अंदर होंगे। लेकिन जो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आया था उस टाइम पर भी कुछ रिमेनिंग ब्लड है वो क्या होता है यहाँ पर एट्रियम के अंदर रह जाता है कुछ ब्लड उस टाइम पे। अब यहाँ पे जो कंप्लीट डायस्टोल कंडीशंस के अंदर के जो एट्रियम के अंदर जो रिमेनिंग ब्लड था वो वापस वेंट्रिकल्स में आ जाता है, इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दैट मीन्स वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल्स में कोई भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं हो रही है जिसके अंदर वेंट्रिकल कंप्लीटली डायस्टोल कर रहा है। अब डायस्टोल क्यों कर रहा है, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसके जस्ट बाद में नेक्स्ट साइकिल को फुलफिल करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर वापस एनर्जी को रिस्टोर किया जाता है या फिर हार्ट मसल्स अपनी बॉडी में एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, वो उस पीरियड को अपन बोलते हैं डायस्टोल पीरियड, जिसमें आता है कंप्लीट डायस्टोल।
दिस साइकिल इज इनिशिएटेड विद द फ्लैरिंग ऑफ द एसी नोड। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा एसी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस होती हैं। जो स्टार्टिंग की फेज कौन सी थी, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल कभी स्टार्ट हुआ, क्योंकि एसी नोड है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है। एसी नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ में सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। वो ब्लड वॉल्यूम की वजह से, और जो एसी नोड है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट करेगा। और हम ईसीजी के अंदर, जैसे ईसीजी के अंदर हम इसको देखते हैं, ईसीजी के अंदर ये जो पी वेव है, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं ईसीजी। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो कहीं पर भी कोई वेव ऐसे अपसाइड में जा रही है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन को। तो जो फर्स्ट वेव आती है उसको अपन बोलते हैं पी वेव, और ये यहाँ पर इंडिकेट करती है एट्रियल सिस्टोल को, जो होती है 0.1 सेकेंड का। उसके बाद में पी वेव बिगन्स एंड कोज द प्रेशर विद इन दी एट्रिया। पी वेव है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका काम क्या होता है, पी वेव स्टार्ट हो गई, उसके बाद रीजन क्या होता है, क्योंकि एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब एट्रियम में किसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकंड वन वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम है, जिसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉल द एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, विच लास्ट फॉर द 0.1 सेकेंड, जो कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का। इट स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन वाइट फोर्स द ओपनिंग टू द एवी वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल थे वो वहाँ पर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, अगर एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से एवी वॉल है वो ओपन हो जाएंगे, एंड ब्लड पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, और वो ब्लड है किसके अंदर, ड्रेन हो जाएगा कंप्लीटली वेंट्रिकल्स के अंदर। एट द सेम टाइम द वेंट्रिकल्स आर रेस्ट, उस टाइम पर वेंट्रिकल्स है वो कंप्लीटली रेस्टिंग फेज के अंदर है, कुछ भी सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स उसके अंदर नहीं हो रही है, इसको अपन बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। देन उसके बाद में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, उस कंडीशन में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ईसीजी के अंदर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होगा, जो यहाँ पे कोज कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, जिसका टाइमिंग पीरियड कितना होता है, 0.3 सेकेंड। उसके बाद में कंप्लीट डायस्टोल पीरियड होता है, जिसमें जो आता है अपने 0.4 सेकेंड का कंप्लीट डायस्टोल पीरियड, इसको हम आगे देखते हैं। देन एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होगा, द कार्डियक साइकिल बिगिन विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम के अंदर स्टार्ट होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू ओपन द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, जो अभी हमने देखा था वही है, जिसके अंदर एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और वहाँ से एवी वॉल ओपन होकर सारा का सारा ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एवी वॉल है प्रेजेंट है, दीज आर द एवी वॉल्स, ये यहाँ पर प्रेजेंट है एवी वॉल, ये ओपन हो गया और सारा का सारा ब्लड किस में आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया, सारा का सारा ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आ गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू द ओपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, जिसमें बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड का होता है इसको अपन बोलते हैं ट्राइकास्पिड, और जो राइट साइड का होता है इसको अपन बोलते हैं बाइकास्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, तो जो ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन होंगे सारा का सारा एट्रियल का ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। वेंट्रिकल में आने के बाद में वहाँ पर स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो हमने वहाँ पे देखा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी अलग अलग फेज में आता है, जैसे फर्स्ट फेज के अंदर क्या आएगा, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड सेकेंड फेज के अंदर आएगा वेंट्रिकुलर इजेक्शन, बी फेज के अंदर आएगा वेंट्रिकुलर इजेक्शन। तो जो ही एट्रियम के अंदर एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आया, अब उसके बाद में जो एवी वॉल है वो क्लोज हो गए, एवी वॉल क्लोज हो गए, उसके साथ साथ में जो सेमिलोनार वॉल थे वो ओपन ही नहीं हुए थे। उस कंडीशन में यहाँ पर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से प्रेशर लग रहा है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन आता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब वेंट्रिकल इजेक्शन जो ही प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि पहले तो ब्लड वॉल्यूम थी, अब उसके साथ में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो भी एवी नोड्स या फिर एवी बंडल के थ्रू वेंट्रिकल्स में आ गए, तो वहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। जो ही वहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है उस कंडीशंस में
वहाँ जो सेम्युलर वॉल है वो ओपन हो जाएंगे, पल्मोनरी वॉल एंड दी आउटिक वॉल। पल्मोनरी वॉल है ये प्रेजेंट होता है राइट साइड के हार्ट के अंदर एंड दी राइट वेंट्रिकल के अंदर, और जो आउटिक वॉल है वो प्रेजेंट होता है इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड है वो कंप्लीटली पंप हो जाएगा इन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड दी इन दी आउटिक आउटा के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर लास्ट में आता है आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। नो चेंजेस इन दी ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, क्योंकि जो ही ब्लड पंप हो गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसके बाद में जो वेंट्रिकल्स है वो रेस्टिंग पीरियड में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, रिलैक्सेशन में रहेंगे एंड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर हार्ट के जो वॉल होते हैं पल्मोनरी वॉल एंड दी आउटिक वॉल, इसके साथ साथ में एवी वॉल्स है वो सारे के सारे यहाँ पर वॉल है वो क्लोज रहेंगे, क्योंकि इनका काम क्या होता है टू प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से जो ब्लड पंप हुआ है वो वापस बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेम्युलर वॉल है वो भी क्लोज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम बोलते हैं फीलिंग भी। अब क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स एंड द ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल थ्रू द एवी वॉल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स है उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आता है उस कंडीशंस के अंदर, देन मोस्ट ऑफ द फीलिंग अकर पैसिवली विथ द रिमाइंडर अकरिंग ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये भी क्या होता है, जो ब्लड होता है वो पैसिवली आता है, पैसिवली दैट मीन्स वहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, मोस्टली ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कुछ ब्लड ऐसा है जो रिमेनिंग ब्लड है वो वहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आता है, जो एट्रियल सिस्टोल करता है उसी टाइम पे, इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये अपनी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई। देन आता है इलेक्ट्रिकल चेंजेस, इसी की क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ क्विक टेस्ट टू चेक दी हार्ट बीट। जो अपनी हार्ट बीट है उसको क्विक चेक करने का एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक क्विक टेस्ट है। इट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन दी हार्ट। अब ये क्या करता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करता है, रिकॉर्ड्स करता है। द टेस्ट रिजल्ट कैन हेल्प डायग्नोस हार्ट अटैक एंड इरेगुलर हार्ट बीट एंड कॉल दी अरिथमिया। अब इसका काम क्या होता है, ये इस स्टेज से हमें एटलीस्ट ये एनालिसिस होता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा किसी पर्सन को, कोई कार्डियक अबनॉर्मल कंडीशंस है उसका असेसमेंट हो जाता है। अब इसके अंदर वेव्स आती हैं, अलग अलग वेव्स आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा वही है एट्रियल सिस्टोल अगर हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन 0.1 सेकेंड का होता है, वो पी वेव इंडिकेट करती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन है 0.3 सेकेंड का होता है, इसका काम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग होता है। एंड थर्ड वन आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें आता है 0.4 सेकेंड का, ये हमने जो पहले देखा है वही है कंप्लीटली। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, जिसमें आता है डिफाइन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विद द डायग्राम एंड डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन्स। ये कंप्लीटली क्वेश्चन किसका है, एनाटॉमी का। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कार्डियक साइकिल वाला वो था फिजियोलॉजी का क्वेश्चंस। अब इसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें इसका मीनिंग निकालेंगे, कार्डियो रिलेटेड टू द इंडिकेट कर रहा है हार्ट को, वहीं पे वास्कुलर रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स। अब ये आपकी हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करेगा किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड को लेके जाएगा टुवर्ड्स द ऑर्गन्स और या फिर अपनी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो जो सेल्स है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। ब्लड ट्रांसपोर्ट nutrients and oxygen to the tissues and remove carbon dioxide and waste product from the टिश्यूज। अब इसका काम क्या होता है, ये जो ब्लड हार्ट ब्लड को पंप कर देगा ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स वही जो ब्लड है उसको लेके जाएगी अपनी सेल्स तक, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिटिव कंटेंट होता है जिसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, अपनी बॉडी की जो रिक्वायर्ड कंटेंट होता है वो ब्लड के साथ में रहेगा, वो अपनी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाएगा। अब बॉडी की सेल्स में पहुंचाने के बाद में सेल्स के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म में वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होता है वो भी वापस ब्लड के अंदर ही ड्रेन करता है, और वहाँ से वही ब्लड वेसल्स है जो वेन्स होती हैं वो वापस उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आते हैं। इस कंप्लीट सिस्टम को अपने बोलते हैं यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन अपने देखते हैं पार्ट्स ऑफ द हार्ट।
पार्ट्स ऑफ द हार्ट के अपनी बॉडी का बहुत प्रीसियस ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रिक्शंस कर रहा है। अब ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रिक्शन क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हार्ट के पार्ट्स में हम देखते हैं सबसे पहले राइट साइड के हार्ट में देखेंगे, देन उसके बाद में लेफ्ट साइड के हार्ट में देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, कौन कौन सी स्पेसिफिकली जो मेजर आर्टरी मेजर वेन से प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हार्ट को अगर सुपरफिशियली हम देखेंगे तो हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेंबर होंगे। उसके बाद में हम जैसे हम राइट साइड के में देखेंगे तो राइट साइड के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले तो राइट एट्रियम, देन सुपीरियर वेना केवा जो हेड एंड नेक से ब्लड को लेके आ रही है वो है सुपीरियर वेना केवा। नेक्स्ट वन आता है इंफीरियर वेना केवा, यानी हेड एंड नेक के अलावा अपना जो लोअर पार्ट का जो विनस ब्लड है वो लेके आ रही है ग्रेट ब्लड वेसल्स, वो है इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट वन आता है ऐसे नोड, ऐसे नोड यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक नेचुरल पेसमेकर डिवाइसेस होती है जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रही है और उसके अकॉर्डिंग ही कोज कर रहा है। देन नेक्स्ट वन आता है एवी नोड। अब एवी नोड क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियल सेप्टम होता है उसके पास में इस यहाँ पर ना प्रेजेंट हो गए, ये प्रेजेंट होता है जो वॉल एवी वॉल होता है उसके नियर बाई, एवी वॉल होता है उसके नियर बाई, और जो एट्रियल सेप्टम है उसमें यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये भी राइट साइड के में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन आता है ट्राइकास्पिड वॉल। अब ट्राइकास्पिड वॉल है दैट मीन्स जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है ये वाला वॉल, इस वॉल को अपन बोलते हैं ट्राइकास्पिड वॉल। ट्राइकास्पिड मतलब 3 कप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे कंटिन्यूसली और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं पेपलरी मसल्स जो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो मसल्स जो मायोकार्डियम लेयर है उसके साथ में जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट वन आता है राइट वेंट्रिकल, ये जो है राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी रिलीज हो रही है ये वाली आर्टरी जा रही है, इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी ट्रंक भी बोल सकते हैं क्योंकि आगे जाके ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट वन पार्ट एंड दी सेकेंड पार्ट। ये तो राइट साइड का आ गया। सेकेंड वन हम देखते हैं लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, देन 4 पल्मोनरी वेन, ये 4 पल्मोनरी वेन है जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट से लेफ्ट साइड के एट्रियम के अंदर। नेक्स्ट वन आता है मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल जो एवी वॉल है लेफ्ट साइड के अंदर उसको अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल या फिर बाइकास्पिड वॉल, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, देन आउटा प्रेजेंट होता है ग्रेट ब्लड वेसल्स और वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाली ये जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो जिसको अपन बोलते हैं लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की लेयर। अब हार्ट की लेयर के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, सेकेंड वन आती है मायोकार्डियम जो एक स्पेसिफिक कार्डिक मसल से फॉर्म्ड होती है, मिडल वन लेयर, एंड थर्ड वन आती है एंडोकार्डियम लेयर जो एक यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होते हैं जो इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कुछ स्पेसिफिक जो आर्च ऑफ होता है वहाँ से ब्लड वेसल्स रिलीज होती है जिसमें आता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। देन उसके बाद में आता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये है पार्ट्स ऑफ द हार्ट। देन हम देखते हैं लेयर ऑफ द हार्ट, अभी हमने देखा था पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम मिडल वन लेयर एंड एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर। जो पेरिकार्डियम है आउटर मोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम, उसके वो भी 2 लेयर से फॉर्म्ड होती है, फाइबस पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है फाइबस पेरिकार्डियम, इसका काम होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखना, फाइबस टिश्यू से फॉर्म्ड होती है और फाइबस टिश्यू का काम होता है इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हमें या कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड में आते हैं सीरस पेरिकार्डियम जो एक सीरस मेम्ब्रेन से डबल सीरस मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होती है, और डबल सीरस
मेम्ब्रेन होती है जिसमें फर्स्ट लेयर होती है पैराइटल पेरिकार्डियम और सेकेंड वन लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम दोनों ही यहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होती है। ये सीरस मेम्ब्रेन, इन दोनों सीरस मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, और इन पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कंटिन्यूसली फ्लूइड फिल्ड होता है, सीरस फ्लूइड होता है, क्योंकि सीरस मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली वो सीरस फ्लूइड को फॉर्म करेगी, और वो सीरस फ्लूइड कंटिन्यूसली इनके बीच में रहता है, और जिसकी नॉर्मल अमाउंट होती है 15 to 35 ml नॉर्मल अमाउंट होती है, जो कंटिन्यूसली इनके बीच में रहता है। इसका काम क्या होता है, एक क्वेश्चन को प्रिवेंट करता है, क्वेश्चन बना के रखता है, जिसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। सॉरी, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं, इसका काम होता है कि जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करता है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो फ्रिक्शन होता है हार्ट के अंदर उसको प्रिवेंट करके रखेगा। अगर यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड है, अगर उसका लेवल कम हो जाएगा, देन ये दो डबल सीरस मेम्ब्रेन है उनके बीच में फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो इनको दोनों को फ्रिक्शन को भी कोज कर रहा है, इसके साथ साथ में ये इसको ल्यूब्रिकेट भी कर रहा है। देन हम देखते हैं वही पेरिकार्डियम हमने देखा, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। इसका काम होता है कि बाहर की स्ट्रक्चर, ये जो हार्ट होता है उसको ओवर डिस्टेंडेड होने से प्रिवेंट कर रही है। एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या करती है, वहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन होती है। सीरस मेम्ब्रेन का काम होता है कंटिन्यूसली फ्लूइड को फॉर्म करना, और वो क्या करती है, ल्यूब्रिकेट को फॉर्म कर रही है। मायोकार्डियम लेयर है वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक कार्डियक मसल से फॉर्म्ड होती हैं, जो कार्डोसाइट सेल्स होते हैं उससे फॉर्म्ड होती हैं। वो स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ द थिक बंडल ऑफ द कार्डियक मसल्स ट्विस्टेड इनटू द रिंग लाइक अरेंजमेंट। एक रिंग लाइक अरेंजमेंट के अंदर ये जो मायोकार्डिक मसल्स होती हैं इसके अंदर थिक बंडल प्रेजेंट होता है इनका, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन करें, क्योंकि मायोकार्डियम लेयर है उसको ही स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए। देन ये जो लेयर होती है ये यहाँ पर ये किससे स्पेसिफिकली फॉर्म होती है, स्केलेटल मसल से, क्योंकि रिएनफोर्स बाय द डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल टिश्यू होता है, स्केलेटल टिश्यू जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर स्केलेटन टिश्यूज होते हैं उससे फॉर्म्ड होती हैं। तो सेकेंड वन रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन, सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन होता है इसके अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन होगा जिसकी वजह से ही तो जो कार्डियक साइकिल है वो फॉर्म हो रही है, और इसकी वजह से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। मायोकार्डियम लेयर के अंदर द मायोकार्डियम इज द कंपोज ऑफ द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर फॉर्म होती हैं। अब ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, जिसलिए इसके हम बोल सकते हैं नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। एंड स्टेटेड दैट मीन्स लाइक द स्केलेटल मसल्स। देन इनवॉलेंट्री एंड स्टेटेड मसल्स होती हैं मायोकार्डियम, जो मिडल की थिकेस्ट पार्ट होती है, जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट पार्ट होता है, जो हमने पहले भी देखा था, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल्स को अपन बोलते हैं यहाँ पर कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियोमायोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ जो यहाँ पर मायोफिब्राइल भी प्रेजेंट होती हैं, जो कंडक्शंस को कोज करती हैं, जो नव कंडक्शंस हो रहा है, अब जहाँ से जो कंडक्शन हो रहा हो उसको फर्दर पार्ट के अंदर ये फॉरवर्ड करने का काम होता है मायोफिब्राइल का। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है किससे फॉर्म्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। वो एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है, जो अंदर की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है उसको वो फॉर्म्ड करती है। जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं वॉल्स हैं, जो सेलुलर वॉल एंड दी एवी वॉल्स हैं, उसको भी ये फॉर्म कर रही है। कंटिन्यूस लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स लिविंग द एंटरिंग ऑफ द हार्ट। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसको भी ये कंटिन्यू कर रही है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, 1 सेकेंड प्लीज़। Okay, thank you. Then it form a smooth surface for blood flow within the heart. अब इसका काम क्या होता है, ब्लड के जो हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो होता है उसको स्मूथली करने में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है एंडोकार्डियम लेयर का। एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटीरियर स्ट्रक्चर में हमने देखेंगे, सबसे पहले हम हार्ट को 4 चेंबर के अंदर डिवाइड किया था, 2 एट्रियम एंड दी 2 वेंट्रिकल्स, राइट साइड एंड दी लेफ्ट साइड के अंदर।
देन हार्ट वॉल प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एवी वॉल एंड दी सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होते हैं। एवी वॉल वो वॉल्स होते हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइट साइड के अंदर है उसको अपन बोलते हैं ट्राइकास्पिड वॉल, एंड वहीं पे जो लेफ्ट साइड के अंदर है उसको अपन बोलते हैं बाइकास्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। एंड सेमिलुनर वॉल्स जो ल्यूमन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमन्स जो लेफ्ट राइट साइड की है तो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पे जो लेफ्ट साइड में है वो आउटा है तो यहाँ पर आउटिक वॉल प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं सेमिलुनर वॉल। जैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन दी वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया। राइट साइड का है उसको अपन बोलेंगे ट्राइकास्पिड वॉल, लेफ्ट साइड का उसको अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल। सेमिलुनर वॉल इन बिटवीन दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दी आउटा जिसको आउटिक वॉल बोलेंगे, एंड जो पल्मोनरी वॉल बोले हैं जिसके अंदर आता है राइट वेंट्रिकल एंड दी पल्मोनरी वेन, इनके पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। नेक्स्ट वन आता है ग्रेट ब्लड वसल्स। ग्रेट ब्लड वसल्स मतलब हार्ट के अंदर कौन कौन सी ग्रेट ब्लड वसल्स हैं, जिसमें हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर राइट साइड के अंदर देखा, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में दोनों के अंदर। तो सबसे बड़ी आर्टरी है लेफ्ट साइड से हम देखते हैं आउटा, उसके बाद में आता है फोर पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट साइड में देखें लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर तो आउटा होता है, देन लेफ्ट एट्रियम के अंदर फोर पल्मोनरी वेन होती हैं जो कहाँ से सॉरी लेफ्ट, जैसे ग्रेट ब्लड वेसल्स में आउटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता है, राइट वेंट्रिकल से रिलीज होता है पल्मोनरी आर्टरी जिसको अपन पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के अंदर डिवाइड हो जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड दी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट बटन आता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट साइड के हार्ट में एट्रियम के अंदर है उसको एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं, राइट साइड के एट्रियम में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से। देन सुपीरियर वेना केवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हेड एंड नेक से। इन्फीरियर वेना केवा अपनी लोअर बॉडी ऑर्गन्स है यानी नेक के नीचे का जितना भी ऑर्गन्स है उनका सबका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो आती है इन्फीरियर वेना केवा। एंड नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड्स, या भी इसको अपन बोलते हैं ऐसे नोड। अब ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है in front of the superior vena cava इन दी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा है उसके सामने ये प्रेजेंट होता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद में ही ये एवी नोड्स को फॉरवर्ड करेगा, एवी नोड को फॉरवर्ड करेगा, देन राइट एट्रियम से एवी नोड को फॉरवर्ड करेगा और वहाँ से वो आगे की साइड में जो एवी बंडल है उससे होते हुए वेंट्रिकल्स में भेज देगा। देन ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल द हाउ फास्ट और स्लो दी ऐसे नोड सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है जिसमें आता है सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स एंड दी पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स, जिसमें हमने देखा था सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स है उसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि उस कंडीशंस में जो ऐसे नोड है वो फास्ट हार्ट बीट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स था, पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स है उसके अंदर हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका काम क्या होता है, वो हार्ट ऐसे नोड है वो स्लो हार्ट बीट को कोज कर रहा है। देन आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है ये ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो आएंगी, उसके बाद में एवी नोड्स के अंदर आएंगी। अब एवी नोड्स है वो क्या करेगा, खुद की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भी प्रोड्यूस कर रहा है, और खुद की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कितना टाइम करेगा, 40 to 60 टाइम इन ए मिनट। एक मिनट के अंदर ये खुद की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है 40 to 60 मिनट्स। और वहीं पे ऐसे नोड कितने टाइम करेगा, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है 60 to 100 टाइम्स। ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है 60 to 100 टाइम, और एवी नोड फॉर्म करेगा 40 to 60 मिनट्स पर मिनट के अंदर। ये हल्का सा डिले होता है क्योंकि जब एट्रियम The delay ensure that the atria are empty of blood before the contraction stop. Contraction stop होने से पहले ही atria ventricles के अंदर blood को वो ड्रेन कर देगा। AV node is an area known as the triangle of the cones. अब AV node कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड बिटवीन द सेप्टल लीफलेट ऑफ द ट्राइकास्पिड वॉल। जो ट्राइकास्पिड वॉल है उसके अंदर 3 लेफ्ट होती हैं, 3
लीफलेट स्ट्रक्चर होती है वो वहाँ से जो सेप्टम उनका सेप्टम होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है नियर द सेंट्रल एरिया ऑफ द हार्ट का उसका जो सेंट्रल एरिया होता है उसके नियर बाई प्रेजेंट होती है एवी नोड। देन एंड लास्ट हम इसके अंदर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। अब आर्टरी और वेन है उन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इन्वॉल्विंग कैरी ऑक्सीजनेट। अब जैसे आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेफ्ट राइट साइड के वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और अपनी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। वहीं पर जो वेन होती है उस वो क्या करती है, अपनी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है वो जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और अदर जो जितनी भी वेन्स अपनी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट के अंदर। देन जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एडवेंटिसिया जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटीमा। तो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो जो फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है वो स्मूथ मसल से मस्कुलर पार्ट से फॉर्म्ड होती है, और ट्यूनिका इंटीमा हमेशा एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। ये आर्टरी और वेन दोनों के अंदर होती हैं। लेकिन जो मस्कुलर पार्ट है ट्यूनिका मीडिया होता है वो मस्कुलर पार्ट है ज़्यादा थिक होता है इन दी आर्टरी, आर्टरी के अंदर ज़्यादा थिक रहेगा। वहीं पे वेन है उसके अंदर कंपेयर टू दी आर्टरी थिकनेस है वो कम रहेगा, क्योंकि आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होता है, ल्यूमन नैरो होता है, और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो स्मूथ मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू है वो आर्टरी के अंदर ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी वेन। नेक्स्ट वन आता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। अब आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को लेके जाना है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे वो अवोटा हो। अब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेकिन हार्ट से लेके जा रही है, वहीं पे जो अवोटा है वो भी एक आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। तो हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहे हैं वो आर्टरी है, और हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके आ रहा है वो वेन है। हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके आएगा वो वेन है। जो आर्टरी है उसका कलर क्या रहेगा, रेड इन कलर, और वहीं पे जो वेन है हम बाहर से विजुअलाइज करते हैं तो उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। रीजन क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, और ये जो कार्बन है ये इंडिकेट करता है ब्लैक। कार्बन का कलर कैसा होता है, ब्लैकिश कलर होता है। लेकिन ये ब्लूइश कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, और उसके साथ साथ में कार्बन भी है, उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आर्टरी है उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दी वेन्स, वेन का प्रेशर है वो कम रहता है। नेक्स्ट वन आता है कंपेरेटिवली हाईली ऑक्सीजन लेवल। अब आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा होता है, और वेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कंपेयर टू द आर्टरी है वो कम रहेगा। लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम रहेगा, वहीं पे वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है वो वेन के अंदर ज़्यादा होते हैं रिलेटेड टू दी गैसेस से रिलेटेड। देन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज। अब जो आर्टरी है उसका फ्लो कहाँ रहेगा, हार्ट से ऑर्गन के पास में जाएगा डाउनवर्ड, और वहीं पे वेन्स का क्या रहेगा, अपवर्ड्स, यानी जो अपनी बॉडी के लोअर ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूमन इज नैरो। जो आर्टरी का ल्यूमन होता है, जो आर्टरी का ये ल्यूमन होता है वो नैरो होता है कंपेयर टू दी वेन, वेन का जो ल्यूमन है वो वाइड रहेगा। देन आर्टरी के अंदर वॉल है वो एब्सेंट रहते हैं, जबकि वेन के अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो लोअर एक्सट्रीमिटी जहाँ पे काफ मसल्स होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं अपनी, वहाँ पर जो यहाँ पे जो वेन्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन वॉल का काम क्या होता है, जो ही यहाँ पे काफ मसल ब्लड को पंप कर रही है अप साइड के अंदर, तो ये जो वॉल है अगर नहीं होते तो वो ब्लड है वो वापस बैकफ्लो होने के चांसेस रहते। तो इन वॉल का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। तो जो वेन है उसके अंदर वॉल
प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे आर्टरी के अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। आर्टरीज आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ द सर्टेन डिजीज कंडीशन। अब आर्टरी होती है, उसका ल्यूमन नैरो होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, डिजीज कंडीशन होने की ज़्यादा कंडीशन होती है। जैसे कार्डियक डिजीज में हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस एंड दी एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस या फिर वैक्सी सब्सटेंस है जिसको अपन बोलते हैं प्लैक फॉर्मेशन, वो आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एथ्रोस्क्लेरोसिस। लेकिन वेन्स आर द लेस ससेप्टेबल टू डिजीज सच एज द वेरिकोस वेन। अब वेन के अंदर क्या होता है, कंपेयर टू द आर्टरी है, रिस्क फैक्टर कम होते हैं डिजीज कंडीशन के अंदर। जैसे वेरिगोस वेन, अब वेरिगोस वेन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ल्यूमन है, वो बाहर की साइड में आउट पाउचिंग होने लग जाता है, बाहर की साइड में हल्का सा आउट पाउचिंग होने लग जाता है। अब ये अलग किस वजह से हो सकता है, जैसे पर्सन है वो एक हैवी लिफ्टिंग कर रहा है या फिर लंबे टाइम से स्टैंडिंग कंडीशन में है, उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो बाहर की साइड में, ब्लड वेसल्स में वेन है वो हल्की सी बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं वेरिकोस वेन। तो ये था आज का अपना चैप्टर, जिसमें हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके लगभग कंटेंट है उनको हमने देख लिया है, इम्पोर्टेंट कंटेंट को। अब कुछ कंटेंट और है जो हम आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे, स्पेसिफिकली 2 या 3 ही कंटेंट इसमें बचे हैं जो हम आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दी सोल्यूशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।